Hello dear students, how are you? So we are starting with question number 1 to 4 of NMTC stage 2 junior section, right? तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा m और n पॉजिटिव दे रखे इंटीजर्स हैं और हमें सारे m को n के पेयर्स निकालने हैं जिसमें m स्क्वायर प्लस 3n और n स्क्वायर प्लस 3m दोनों के दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हो, साइमल्टेनियसली दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हो. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन. हमने सबसे पहले तो क्या करा बच्चों, m स्क्वायर प्लस 3n को कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लिया p स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3m को भी कुछ q स्क्वायर मान लिया हम लोगों ने. हालांकि इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट एक बार के लिए अपन ने ऑब्जर्वेशन के लिए लिख दिया कि भाई ये दोनों p स्क्वायर और q स्क्वायर हैं. ठीक है, अगर मैं अब देखना बच्चों, एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है कि अगर m स्क्वायर प्लस 3n m प्लस 2 के होल स्क्वायर से बड़ा है और साथ में n स्क्वायर प्लस 3m n प्लस 2 के होल स्क्वायर से बड़ा है, तो फिर चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी बच्चों. क्यों हो जाएंगे? जब आप इसको और इसको ऐड करोगे ना तो LHS RHS से स्मॉलर हो जाएगा. ऐड करके देख लो, सिंपल एडिशन है. इसको ऐड कर दो इससे, इसको ऐड कर दो इससे, तो जो LHS है वो स्मॉलर होगा RHS से. तो वो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकता. बात समझ आ रही बच्चों? तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकता है, लेकिन एक को तो रिवर्स इनइक्वालिटी होनी पड़ेगी किसी एक की, है ना. इट कैन नॉट बी बोथ ट्रू बिकॉज एडिंग देम विल लीड टू ए कॉन्ट्राडिक्शन. सो एटलीस्ट वन ऑफ द इनइक्वालिटीज m square plus 3n will be less than m plus 2 whole square या n square plus 3m will be strictly less than n plus 2 whole square. strict inequality यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं. यहां तो greater than equals to है, बट यहां पे हम strict inequality यूज कर रहे हैं. आप ये ऑब्जर्व करो बच्चों. ठीक है, एक सेकेंड. अब देखो बच्चों, इसमें एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूं. अगर मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लूं, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही ट्रू होना है, तो मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया कि m स्क्वायर प्लस 3n जो है वो m प्लस 2 के होल स्क्वायर से छोटा है. एक बार के लिए मान लिया. अब आप एक वापस ऑब्जर्वेशन देखो कि m स्क्वायर प्लस 3n इससे तो छोटा है, लेकिन m स्क्वायर से बड़ा है. देख रहे हो, दिस इज m स्क्वायर प्लस 3n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन m स्क्वायर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m स्क्वायर बट लेसर देन m प्लस 2 होल स्क्वायर. अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो और ये इस m स्क्वायर और m प्लस 2 के होल स्क्वायर के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, आपको दिख रहा होगा कि उसको m प्लस 1 का होल स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ऑल्टरनेट परफेक्ट स्क्वायर के बीच का कोई परफेक्ट स्क्वायर है. तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी सम m प्लस 1 होल स्क्वायर. तो हमने फिर m स्क्वायर प्लस 3n को m प्लस 1 के होल स्क्वायर से इक्वेट करा बच्चों. इसको जब इक्वेट करा हमने तो ये रिलेशन आया. रिलेशन देखा हमने कि भाई 3n जो है वो 2m प्लस 1 के बराबर होगा. 2m प्लस 1 है यानी कि ऑड नंबर है, तो कोई और नंबर होगा, कोई बात नहीं. तो मैंने क्या करा, n को कुछ 2k प्लस 1 एज्यूम कर लिया, और n को जब मैं 2k डालूंगा वहां पे 2k प्लस 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 1. यहां पे k कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, तो अब जैसे n की और m की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूंगा ना हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन n स्क्वायर प्लस 3m पे, m स्क्वायर प्लस 3n पे हमने सारा का सारा काम करा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने. अब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 3n इक्वल्स टू 2m प्लस 1 वाली सिचुएशन जब जब अराइज होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. बट इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, ये जो दूसरा फंक्शन है ना n स्क्वायर प्लस 3m, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए. तो अब मैं n स्क्वायर प्लस 3m को देखता हूं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे n की जगह ये वैल्यूज डाली, m की जगह वैल्यू डाली, तो ये एक्सप्रेशन आया 4k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 4. अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ऑब्जर्वेशन देखता हूं. यहां पे मैं थोड़ी सी बाउंडिंग टेक्निक यूज करूंगा बच्चों. मैंने बाउंड करना शुरू करा. मैंने देखा कि जब जब k 5 से बड़ा होगा ना, स्ट्रिक्टली 5 से बड़ा बच्चों, मतलब 6 7 k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 6 7 11 कुछ भी, 5 से बड़ा कुछ भी, हर बार ये जो फंक्शन आया ना 4k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 4, ये इस 2k प्लस 3 के होल स्क्वायर और 2k प्लस 4 के होल स्क्वायर के बीच में लाया करेगा. ये आप फील कर पाएंगे, क्योंकि आप जब इसको ओपन करेंगे ना 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12k, और यहां पे आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड होगा ये वाला फंक्शन ऑलवेज. तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा. क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 2k प्लस 3 2k प्लस 4 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स है, राइट. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा. इसका मतलब कि जब जब 5 से बड़ा होगा तो यहां पे सिचुएशन नई सेटिंग बैठ पाएगी. तो k को 5 से छोटा होना पड़ेगा. 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 5 या 5 से छोटा 5 भी हो सकता है. तो 0 से लेकर के 5 तक की केसेस हमें चेक करने, क्योंकि हमने बाउंड कर दिया. अब हमारे पास एक बढ़िया सा बाउंड है, छोटी सी कुछ वैल्यूज हमको चेक कर लेंगे. जब हमने इन 5-6 वैल्यूज को चेक करना शुरू करा तो k की वैल्यूज अब 0 डाली तो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, k की वैल्यू 5 डाली तो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया. तो k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 5 पे बच्चों हमें n स्क्वायर प्लस 3m एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है.
परफेक्ट स्क्वेयर मिल गया यानी कि हमारा काम हो गया। एक बार k की वैल्यू 0 लेंगे तो m और n 1 आ जाएगा, एक बार k की वैल्यू 5 लेंगे तो m 16 आ जाएगा, n 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे, अच्छा m 16 और n 11 है तो फिर ये क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है पूरा का पूरा, तो 11 और 16 भी ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या लिया था, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने मान लिया था ना एक फंक्शन की भाई ये वाला उससे छोटा होगा, तो हम लोगों को सिमेट्रिकली ये 11 और 16 वाला केस भी कंसीडर करना होगा। तो हमारे पास टोटल 3 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे बच्चों। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल क्यूपीआर 90 डिग्री दे रखा है, आई इन सेंटर है डी पी क्यू आर का, इन सर्कल टचेस साइड पी क्यू एट एम एंड साइड पी आर एट एन, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू आई टू कट पी क्यू एट ए एंड पी आर एट बी, प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, आर इज द रेडियस ऑफ डी पी क्यू आर। इसका आप सबसे पहले तो डायग्राम देखो, क्वेश्चन है जैसा जैसा बोला हमने डायग्राम को बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ 90 डिग्री यहाँ इन सर्कल बना दिया, ये इन सेंटर है इस सर्कल का, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो इसको ए पे काट रही है, बी पे काट रही है, और हमने ये एम और एन ये वाले 2 पॉइंट्स ले लिए। ऑब्वियसली ये इन रेडियस ये आई है तो ये इन रेडियस आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया। अब डायग्राम से काफी सारा काम खत्म हो जाएगा हमारा। हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये वाला सिमिलर ट्रायंगल ले लो आप, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है, पी ए इंटू पी बी, तो देखो ये पी ए है ये पी बी है, हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों लेंथ्स का प्रोडक्ट आर स्क्वायर से बड़ा होगा। तो देख लेते हैं पी ए का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, पी एम प्लस एम है, और पी एम क्या है, आर, राइट, तो आर प्लस एम है। उसी तरह पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस एन बी, तो हमने पी और पी बी के वैल्यूज को अलग करके लिख दिया। फिर हमने देखा कि ये दो ट्रायंगल है ए एम आई और आई एन बी, ए एम आई और आई एन बी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये 90 डिग्री है, वो थीटा थीटा एंगल सेम है। अगर ऐसा सीन है तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलरिटी लगा दी, तो ए एम अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन एन बी हो जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम इंटू एन बी आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। आगे देखते हैं इन ट्रायंगल ए एम आई, ए में ये जो ए एम आई ट्रायंगल देख रहे हो आप, इस ए एम आई ट्रायंगल में भी टेन थीटा निकाल लो, ठीक है, और इस आई एन बी ट्रायंगल में भी टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो, इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। तो हमने जब टेन थीटा के वैल्यू निकाले तो एम ए का वैल्यू आ गया आर टेन थीटा, और आई एन बी में हमने जब ये टेन थीटा निकाला तो एन बी का वैल्यू आ गया आर अपॉन टेन थीटा। अब चूंकि हमें पी ए इंटू पी बी निकालना था, तो पी ए इंटू पी बी में हमने लिख दिया एम ए प्लस आर एन बी प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो एम ए इंटू एन बी प्लस आर टाइम्स ऑफ एम ए प्लस एन बी प्लस आर स्क्वायर, इसी का तो मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब एम ए इंटू एन बी ये तो हो जाएगा बच्चों 2r स्क्वायर, यहां पे आर एम ए प्लस एन बी की वैल्यू हमने रख दी आर टेन थीटा और आर अपॉन टेन थीटा, आर टेन थीटा आर अपॉन टेन थीटा, वो आर स्क्वायर वैसा का वैसा, ये आर स्क्वायर है और ये एम ए इंटू एन बी भी आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर दोनों मिलकर के 2r स्क्वायर हो गया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि एम ए इंटू एन बी आर स्क्वायर होगा ना, देख रहे हो आप लोग, एम ए इंटू एम ए इंटू एन बी, एम ए इंटू एन बी, इसका वैल्यू बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा। चमक गया आप लोगों को, ये देखो ये रहा एम ए इंटू एन बी इज आर स्क्वायर, तो यहां पे रख दिया वो वैल्यू। अब यहां से भी आर को कॉमन ले लिया तो 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, यहां पे बढ़िया सा एम जी एम लगा देंगे, तो एम जी एम से बड़ा होगा तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन है, सिंपल है, तो यहां पे ये 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, बन सकता था आप लोगों से। आगे बस हाँ, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प तो लेनी चाहिए, आप लोगों को पता ही है कि जैसे आप लोगों ने इस साल आईओकेएम के भी पेपर में देखा होगा, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री तो लग रही, मतलब इस साल क्या हर साल ही लग रही है, तो ओलंपियाड में तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का ज़बरदस्त यूज़ आता ही है, तो आपको आनी चाहिए, और फिर हमने यहाँ पे भी यूज़ करी और उसका काफ़ी बेनिफिट मिला हमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इस पूरे 8 क्वेश्चन में से, सिंपल एल्जेब्रा था इसमें। जैसे ये अपने पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो आप हर एक इक्वेशन में आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो ये x कॉमन, y कॉमन, z कॉमन, तो आप कॉमन ले लो और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकल जाएगा, तीनों ही इक्वेशनों से निकलेगा। तो हमने तीनों इक्वेशनों में से क्या करा ना, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल दिया बच्चों। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहां से भी निकाला, यहां से भी निकाला, यहां से भी निकाला, अब ये तीनों ही x प्लस वाई प्लस जेड है तो इक्वल होंगे आपस में, इक्वेट कर दिया।
फिर हमने जीवन में पहले भी कई बार देख रखा है कि जब भी तीन रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो हम उसको किसी के बराबर मान लेते हैं, तो मान लिया। जिसे आपने किसी के बराबर माना तो हमने फर्स्ट वाले इसको के से कंपेयर जब करेंगे तो x का वैल्यू आ गया के टर्म्स में, y का भी वैल्यू के टर्म्स में, z का भी वैल्यू के टर्म्स में। इन तीनों वैल्यूज को दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पटक दिया। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाला, ये के में एक इक्वेशन आ गई बच्चों, सिंपल सी। इस के की इक्वेशन को हमने सॉल्व करा, कुछ जो कट रहा था उसको काटा, एक क्वाड्रेटिक मिली, क्वाड्रेटिक मिलके उसको सॉल्व करा तो के की दो वैल्यूज आ रही थी, 7 और -6। तो जब के की वैल्यू 7 लेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू तो निकाल ही ली थी ना हमने के टर्म्स में, तो के आ जाए बस, तो बाकी सब आ जाएगा। तो एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। उसी तरह के का वैल्यू -6 ले रहे हैं तो भी एक्स वाई जेड ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 28 इंटीजर्स आर चूज from the interval 104 to 208, prove that there exists two of them with a common prime divisor। उसने क्या बोला कि 104 से लेकर के 208 के बीच में आप कोई भी रैंडम 28 इंटीजर चुनो। उन 28 इंटीजरों में से हर बार कोई ना कोई दो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जिसका कॉमन प्राइम डिविजर होगा ही होगा। 28 नंबरों में से कोई ना कोई दो नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ऑब्वियसली फीलिंग आ रही पिजन होल प्रिंसिपल जैसा सवाल है। हमने बहुत सारे सवाल करे हैं इसके पिजन होल प्रिंसिपल पे बेस्ड, NMTC, IUCM सब जगह हम लोग करते ही हैं डिस्कस। तो ये सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो इसके दो तरीके करने के हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप पहले इसको सीखो, फिर दूसरे तरीके का मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। सबसे पहले तो हमने काउंट कर लिया कि भाई 100, सबसे सिंपल, मतलब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ सोचना ही नहीं है, बस थोड़ा पेन चलाना है। और पेन चलाने का बहुत समय मिलता है अपन को, 3 घंटे का पेपर है और 8 ही सवाल है, उसमें से 2 सवाल अपन वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं जो अपने से नहीं होने वाले। तो अपन ऑब्वियसली 4-5 सवालों में माथाफोड़ी करते हैं। उसमें से अपने पास टाइम हो सकता है कि आधा घंटा अपन दे सकें किसी क्वेश्चन को और वो बन जाए, तो कोई बुरा नहीं है उसमें। तो आप ऐड करके अगर 104 से 208 के बीच में कितने प्राइम नंबर से अगर ये भी निकाल लेते ना, ये भी जोड़ लेते, तो भी आपका क्वेश्चन खत्म था, ये सिंगल लाइन में खत्म हो जाता। तो अपन ने इसको जोड़ा 104 से 208 के बीच में 19 प्राइम नंबर से बच्चों, ठीक है। अब ये और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं वो हैं ये 104, 106 अप टू 208। 3 से डिविजिबल वाले 105, 108, 207। 5 से डिविजिबल वाले ये नंबर्स इतने सारे होंगे। 7 से डिविजिबल वाले इतने सारे नंबर होंगे। तो इन सारे नंबर होंगे, है ना, इतने सारे नंबर होंगे। अपन पिजन होल प्रिंसिपल में बेसिकली क्या बात करते हैं, वो एक मतलब क्या है, वो कॉमन सेंस वाली बात है ना, पिजन होल प्रिंसिपल, है ना। तो बस वो कॉमन सेंस वाली बात अगर अपन यहाँ पे भी लगाएं तो हमारे पास 19 प्राइम नंबर्स हैं जो 104 से 208 के बीच में है। और उसके अलावा 2, 3, 5, 7 और 11 और 13, ये टोटल 6 प्राइम नंबर्स हो रहे हैं हमारे पास, है ना, जो उसमें काउंट नहीं हो रखे। तो 19 + 6 25 प्राइम नंबर्स है हमारे पास ऐसे, क्योंकि इसके बाद बाकी के फिर सारे नंबर्स रिपीट होने लग जाते हैं लगभग। तो इफ यू आर सेलेक्टिंग वन अमंग ऑल सच 2 नंबर्स विल नॉट हैव एनी कॉमन प्राइम डिविजर। तो कोई कॉमन प्राइम डिविजर नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास 28 नंबर है, अगर मैं सिर्फ 25 ही नंबर चुनने होते ना, 25 नंबरों में से कोई भी 2 नंबर चुनने होते, तो फिर वर्स्ट केस की बात करूंगा तो फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि जो 25 नंबर आपने चुने वो सभी में डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स हो रखे होते। लेकिन जैसे आप 26वां नंबर चुन लोगे ना बच्चों, 26वां नंबर भी चुन लिया आपने, तो फिर उन 2 नंबर एटलीस्ट ऐसे निकल जाएंगे उन 26 नंबरों में से जिसमें कोई ना कोई कॉमन प्राइम डिविजर आ जाएगा। यहां तो 28 नंबर दे दिए उसने, बात समझ आ रही है। तो 25 नंबर तक आप थ्रेशोल्ड लिमिट है 25 कि आप डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे हर एक नंबर के, पॉसिबिलिटी वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन 26वें नंबर पे खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 नंबर मिल जाएंगे, पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है। तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, आप उस तरीके से लिख सकते हो। इसका जो दूसरा तरीका है बच्चों, जो मैंने आपको रिटर्न सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल जाएगा, जो आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें मैंने डाल रखा है। उसमें मैंने क्या रखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज किया। भाई 2, 5, 7 और 11 इनके निकाले, फिर इनके मल्टीपल्स के निकाले। मैंने उसका एक बढ़िया सा सोल्यूशन लिखा है, आप उसको पढ़ लेना, वो समझ में आ जाएगा। उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करा है। लास्ट में उसमें भी पिजन होल प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जा रहा है पिजन होल का है। लेकिन उसको मैंने करा पाई से है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये समझ लो बच्चों वाला तरीका कर दिया कि नंबर जोड़ दिए कि कितने प्राइम नंबर है, 104 से 208 के बीच में 19 है, तो कॉमन सेंस से खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टेक्निकली करना है तो फिर मैंने वो लंबा सा सोल्यूशन भी लिख रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते। सो दैट्स इट, ये 4 सवाल थे और आगे के सवाल दूसरे सर करेंगे। ओके, बाय बाय।